स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है अल्लामा इकबाल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक पे हैं। और मेरे चैप्टर पे आपको इंग्लिश के रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगी और द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट से लेकर अल्लामा इकबाल तक जितने भी चैप्टर और पोएम्स हैं उन पर भी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर में मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि मेरे को आप जानते हैं कि मैं पैसेज टू पैसेज रीड करता हूं और उसके अंदर आने वाली तमाम हार्ड वर्ड्स और उसके जो मीनिंग होते हैं उर्दू वो आपको बताता हूं, ताकि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन ना हो, आप इजीली याद कर सकें और चैप्टरों को समझ सकें और ये आपके लिए लाइफ टाइम चैप्टर समझ जाएं कि आगे जब आपके लिए अल्लामा इकबाल का कोई ज़िक्र हो या कोई चैप्टर का पिछले जो गुजर गए चैप्टर का ज़िक्र हो तो आप इजीली उनके बारे में जानते हो कि भाई मैंने इसमें इंग्लिश में पढ़ा क्या था असल में। तो चलें शुरू करते हैं। चलें स्टूडेंट, जो हमारा पहला पैसेज है वो ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल द पोइट ऑफ द ईस्ट वॉज ब्रॉर्न इन सियालकोट अ टाउन इन द पंजाब ऑन 9th November 1877. He received his early education in his hometown. In 1895 he went to Government College Lahore. He passed his MA in 1899 from the University of the Punjab. अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ कहलाते हैं या शायर मशरिक़ हैं। वो पैदा हुए सियालकोट में पंजाब के एक टाउन में, सियालकोट में पंजाब के एक टाउन में 9 नवंबर 1877 को, और उन्होंने हासिल की अपनी शुरुआती एजुकेशन अपने इलाके में ही यानी अपने होम टाउन में ही हासिल की। ही रिसीव और उसके बाद उन्होंने हासिल की एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर वो उन्होंने पास किया एमए का एग्ज़ाम। चलें जो अगले पैसेज है वो हमारे पास ये है कि इन द सेम ईयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ अरेबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। ही हेल्ड हिज joined 5 in that year. He left for England for higher studies in London. He received a law degree. उसी साल जिस साल उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, फिर वो उसके बाद अपॉइंट यानी तैनात हो गए अरेबिक के प्रोफेसर ओरिएंटल कॉलेज में लाहौर में। उसके बाद इन्होंने ये जॉब जो रखी 1905 तक रखी। फिर उन्होंने उसी साल ये जॉब छोड़ दी और चले गए इंग्लैंड आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और लंदन में उन्होंने हासिल की लॉ की डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। In 908 he was awarded a degree of PhD by Monash University for his work on Persian philosophy. That is why he is also called as Dr. Muhammad Iqbal. 1909 में आपको नवाजा गया एजाज़ी डिग्री से पीएचडी की मोनिश यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपने पर्शियन फ़िलासफ़ी में काम किया था उसकी वजह से। इसी वजह से आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहा जाता है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरी नहीं करी थी ना एमबीबीएस किया था, लेकिन उनको जो पीएचडी की डिग्री मिली थी ना मोनिश यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस वजह से आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं। और ये आप याद रखिएगा, ये बहुत पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि तो आप लोग इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि उन्हें अल्लामा इकबाल को डॉक्टर अल्लामा इकबाल क्यों कहा जाता है। तो चले अपने अगली लाइन पैसेज की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल इज़ जनरली नोन एज अ ग्रेट पोइट. ही वॉज नो डाउट अ ग्रेट पोइट, बट पोइट्री वॉज ओनली वन ऑफ हिज मैनी अकॉम्प्लिशमेंट. अल्लामा इकबाल आम तौर पे जाने जाते हैं एक ग्रेट पोइट के तौर पर, कोई शक नहीं है वो बहुत बड़े पोइट हैं, लेकिन उनकी जो कामयाबी है सिर्फ पोइट्री नहीं है बल्कि उनकी और भी काम है जो उन्होंने मुसलमानों के लिए किए, जिसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो बहुत अच्छे थे फ़िलासफ़ी में यानी फ़लसफ़े में, ईस्ट के भी और मशरिक़ के भी, और उन्होंने उजागर किए डिफ़ेक्ट यानी गलतियाँ, यानी जो ख़राबियाँ थी वो उजागर की फ़िलासफ़िकल सिस्टम यानी जो फ़लसफ़ाना सिस्टम था ना वेस्ट का, यानी वेस्ट में ना बहुत ज़्यादा गलत सिस्टम था ईस्ट के लिए, यानी ईस्ट को बहुत बुरा समझा जाता था और ईस्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। जब भी जो है बरतानिया ने इधर आकर अपना राज कायम कर लिया था, जबकि यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पर तिजारत के लिए आए और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपना ग़ुलाम बना के बैठ गए, और फिर काफ़ी अरसे तक उन्होंने इधर हुकूमत की। फिर उसके बाद आज़ादी की तहरीकें चलीं और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का आज़ाद होना हमारी जद्दोजहद और कुर्बानियों पर ही इन्हिसार करता है, तो हमें इन्हें ज़रूर याद रखना चाहिए जब इनके दिन आए, या वैसे भी अपनी दुआओं में उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो चलें अब अपने आगे चलते हैं। He devoted a great part of his life to the study of Islam. He also took an active part in politics. आपने सर्व कर दिया था अपना बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम की स्टडी के लिए यानी इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए,
आपने अदा किया मौसर किरदार पॉलिटिक्स में, यानी आप एक बड़े शायर नहीं थे, आप इस्लाम के बारे में भी पढ़ते थे और आप पॉलिटिक्स जो थी बरसगीर की उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखते थे। जब भी आपने पाकिस्तान का ख़याल पेश किया, जब भी आपको अल्लामा इकबाल कहा जाता है और आपने पाकिस्तान का ख़याल पेश करने वाले हैं आप। ही वर्क फॉर द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया विद ग्रेट करेज। ही वॉज elected a member of Punjab Legislation Council in 1926 and held the office till 1929. 1929 he did not seek re-election. He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held the post till his death. आपने काम किया साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए, यानी बर सगीर के मुसलमानों के लिए। आपने काम किया बर सगीर के मुसलमानों के लिए बड़े हौसले से और आप इलेक्ट हुए यानी मुंतखब हुए मेंबर पंजाब लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने वाली असम्बली के और ये ओहदा जो है आपने रखा 1929 तक रखा। ये ओहदा आपने 1929 तक रखा। उसके बाद आप इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट यानी सदर के तौर पर पंजाब की मुस्लिम लीग के ब्रांच के। सही है। और फिर ये जो ओहदा था ना आपके पास आपकी वफ़ात तक रहा, यानी आप जो थे ना पंजाब की साइड से जो मुस्लिम लीग थी ना उसके आप सदर रहे। और पंजाब हमारे पास बहुत बड़ा है, उस टाइम पे भी बहुत बड़ा पंजाब था हमारे पास। उस टाइम पे हमारे पास पंजाब में थोड़े इंडिया के भी इलाके शामिल थे जो पार्टीशन के बाद अलग कर दिए गए। तो ये बात याद रखिएगा, पंजाब जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ा था। चलें अब अपना अगला पैसेज शुरू करते हैं। He presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. It was on his historic occasion that he made a defined demand for a separate Muslim state in South Asia. इन्होंने सदारत की अलाहाबाद के इजलास की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा मौका था। और उस वक़्त उन्होंने डिफ़ाइन किया कि क्यों मुसलमान जो है एक अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं, बर्रे सगीर के क्यों मुसलमान एक अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। और आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और जब भी यही वजह है कि ये जब आप पढ़ेंगे ना अल्लामा इकबाल के बारे में या पाकिस्तान के बारे में अगर आप पढ़ें तो अल्लामा इकबाल के बग़ैर अधूरा है। अगर मुसलमानों की जद्दोजहद के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान उन्होंने किस तरह हासिल किया, तो अल्लामा इकबाल कायदे आज़म और मुस्लिम बड़े बड़े रहनुमाओं का जिक्र ज़रूर आता है। तो चलें अब अपने अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस डॉक्टर इकबाल सेट, उन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा। देखें, एड्रेस का मतलब होता है खिताब और प्रेसिडेंशियल यानी सदारती, यानी इस वक्त वो जो मीटिंग थी उसके सदर थे, उसको चेयर कर रहे थे यानी उसको लीड कर रहे थे। सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि मीटिंग में किस तरह चलेगी, वो सब वही देख रहे थे। तो चले अब आगे बढ़ते हैं अपना। India is a continent of a human group belong to different races, speaking different languages and believing in different religions. इंडिया जो है ख़ित्ता है मुख्तलिफ़ ग्रोहों का, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले और मुख्तलिफ़ मज़हबों पर ईमान रखने वाले लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेसेस का मतलब है ना वो है नस्ल, ज़ात। सही है। और बिलोंगिंग यानी ताल्लुक़ रखना और डिफरेंट यानी मुख्तलिफ़ और लैंग्वेजेस यानी ज़ुबानें। तो इंडिया जो है ना हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है जिसमें उस वक़्त जो है ना मुसलमान, हिंदू और बहुत सारे मज़हब यानी जिसमें क्रिश्चन हो गया, सिख हो गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग रह रहे थे और आपस में ना ऐसे मिल गए थे कि जैसे एक जैसे ही हों। लेकिन इनमें जो फ़र्क था, इनकी ज़ुबानों का फ़र्क, इनके मज़हबों का फ़र्क, ये नज़र आता रहता था, जिससे फ़सादात होते रहते थे और मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था। सिर्फ़ हिंदुओं को ही वहाँ पर इज़्ज़त हासिल थी, बाकी मुसलमान, सिखों, क्रिश्चनों सब पर जुल्म होता रहता था और अभी तक हो रहा है, जिससे वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं और लगता है कि कोई और नई तहरीकें शुरू होने वाली हैं उन इलाकों में आप दोबारा। तो चलें अब अपने अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। देयर बिहेवियर इज़ नॉट गवर्न्ड बाय अ कॉमन रेस फीलिंग, दिस ग्रुप आर ऑल सेपरेट नेशन। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाई टू इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ इन सो वे विदाउट जस्टिस। इनका तर्ज़ अमल मुश्तरका नस्ली एहसासात के तहत कार फरमा नहीं है, यानी उनके जो है ना नस्लें ही अलग अलग हैं। वो कोई अलग अलग नस्लों से बिलोंग करते हैं तो वो एक साथ रह ही नहीं सकते। ये जो ग्रोह हैं यानी ये जो ग्रुप हैं ये अलग अलग कौमें हैं। जैसे इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं की बात हो रही है कि दोनों जो है अलग अलग कौमें हैं जो
उसूल हैं यूरोपियन डेमोक्रेसी यानी उसूल हैं जो यूरोप के जमहूरियत के, वो नहीं लगाए जा सकते इंडिया पर बग़ैर तस्लीम किए हुए हकीकत इन ग्रुपों की। यानी इन ग्रुपों को समझना पड़ेगा कि भाई ये चाहते क्या हैं, और आप इनको अपनी मर्ज़ी से नहीं ढाल सकते कि भाई तुम मुसलमान हो तो ये करना छोड़ दो, तुम हिंदू हो तो ये करना छोड़ दो। इन्हें अपने अपने हकूक़ देने पड़ेंगे। वो यही कह रहे थे। मुसलमानों ने मुतालबा किया बनाने के लिए एक ऐसा इंडिया जिसमें मुसलमान हों और उन्हें आज़ादी हासिल हो और उन्हें उनके साथ इंसाफ हो, उनको इंसाफ मिले। तो इसमें जो है अब उन्होंने डिमांड कर दिया था कि भाई अब हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। इलाहाबाद मीटिंग में ही उन्होंने डिमांड कर दिया था कि अब हमें सेपरेट मुल्क चाहिए, अब हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। वो सब हैरान हो गए थे इसको देख कर के भाई कैसे मुसलमानों ने एक नए वतन का मुतालबा कर दिया। For my part, I would like to go one step forward. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state. मेरे हिस्से में मैं एक कदम और आगे बढ़ना पसंद करूंगा, और मैं पसंद करूंगा कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान मुत्तहिद हो जाएं एक मुसलमान रियासत के तौर पर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है हमारे पास, और पंजाब तो यूजुअली उस टाइम भी पंजाब था, अभी भी पंजाब है, और बलूचिस्तान, सिंध अभी भी हुई हैं। बस एक सूबे का नाम चेंज हुआ है, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम जो है अब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया है। तो चलें अपने अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। द मुस्लिम आर एंशियस टू हैव अ सेपरेट स्टेट बिकॉज दे फेयर द हिंदू मेजॉरिटी विच दे बिलीव विल नॉट अलाउ मुस्लिम टू डिवेलप फ्रीली। दिस डिमांड शॉक बोथ द हिंदू एंड द ब्रिटिश अलाई, दे बोथ अपोजिट इट। मुसलमान फ़िक्रमंद थे एक सेपरेट स्टेट को लेकर, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू मेजॉरिटी में यानी हिंदू हिंदुस्तान में अक्सरियत में हैं, और वो कभी भी, और उनको भरोसा था मुसलमानों का कि कभी भी हिंदू मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया सेपरेट स्टेट की, और इस डिमांड ने हिंदुओं दोनों को ही होश उड़ा के रख दिए। दे बोथ अपोजिट, ये दोनों उनके ख़िलाफ़ हो गए। देखें यहाँ पर जो एंशियस के मायने फ़िक्रमंद के थे, यानी फ़िक्रमंद थे, बिलीफ यानी भरोसा था, और डिमांड यानी मुतालबा करना। सही है। तो चले अब अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। This was the first time that a demand was made for a separate Indian Muslim state. Dr. Iqbal did not stop at this. All his efforts were now direct toward the achievement of his goal. In May 1937, Dr. Iqbal wrote a letter of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. In his letter, he discussed a detail the problem of the Indian Muslim. He once again advised that only the creation of the separate Muslim state solve this problem, and said to the Quaid-e-Azam, don't you think that the time for such a demand has already arrived? On 21st June 1937, he again wrote the Quaid-e-Azam, a separate federal state of Muslim province, forward on the lines I have proposed in the only way by which we can have a peaceful India and save Muslim from the rule of non-Muslim. चलें, इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो ये है कि ये पहली बार था कि मुतालबा किया गया मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट की तरफ। सेपरेट स्टेट के लिए अल्लामा इकबाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया अपने अचीवमेंट यानी अपने मकसद को हासिल करने के लिए। मई 1937 में अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा कायद-ए-आज़म को, जिसमें उन्होंने बातचीत की यानी गुफ्तगू की कायद-ए-आज़म से इस मसले पर बहुत खुलकर उन्होंने दोबारा कहा कि मुसलमानों की आज़ादी एक सेपरेट स्टेट में ही मौजूद है और उनके तमाम मसलों का हल इसी में है। अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को कहा कि आपको नहीं लगता है कि ये सही वक्त है मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा करने का। फिर ऑन 21 जून 1937 उन्होंने दोबारा ख़त लिखा कायद-ए-आज़म को, उन्होंने एक सेपरेट फेडरल स्टेट बनाने का मुतालबा किया उस लाइन पर जो उन्होंने पेश की थी। यानी अल्लामा इकबाल ने नक्शा भी प्रपोज़ किया था। प्रपोज़ का मतलब है बताना, कहना। सही है। वी कैन हैव अ पीसफुल, हमारे पास होगा पुरअमन इंडिया, सेफ मुस्लिम फ्रॉम अ रूल ऑफ नॉन मुस्लिम, हमारे पास हो जाएगा सेफ़ इंडिया, यानी हमारे को एक ऐसा वतन हासिल होगा जहाँ पर हम हिंदुओं से आज़ाद होंगे। तो अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें हिंदुओं से आज़ादी हासिल करनी होगी। तो चलते हैं अपने अगले पैसेजेस की तरफ। एक लाइन बुक में एक पीछे लिखी हुई है तो मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक से देख लीजिएगा।
The Muslim awoke from their sleep as a result of Iqbal effort. They turned over a new leaf. Now they all wanted a separate Muslim state. The Muslim League, representing a whole of the Muslim India, meet in Lahore and pass a resolution on 23rd March 1940 demanding a separate state for the Muslim of India. This resolution is known as Pakistan Resolution. Pakistan Resolution. From this time onward, the Muslims never looked back. They put their heart and soul into the struggle for Pakistan. They success in their struggle on 14 August 1947, Pakistan appeared on the map of the world. Iqbal died in 1938 and could not see the actual creation of Pakistan, but he had played a major part in its creation. The Quaid-e-Azam preside Iqbal rule in message on his death. चलें, इसको कुछ इस तरह से इसकी उर्दू है कि मुसलमान जाग गए अल्लामा इकबाल की इस जद्दोजहद से। दे ओवरटर्न अ न्यू लीफ, उन्होंने एक नया वर्क पलटा, यानी उन्होंने तब्दील ही कर दिया तारीख को। उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो तारीख तब्दील हो गई ना, तो नाउ ऑल वांटेड, फिर सारे चाहने लग गए एक अलग मुतालबा। फिर सारे जो मुसलमान थे वो सब मुतालबा करने लग गए एक अलग वतन का। मुस्लिम लीग ने सदारत की तमाम मुसलमानों की, यानी मुस्लिम लीग जो है ना वो तमाम मुसलमानों की जमात बन गई थी इंडिया में। फिर ये सारे मिले लाहौर में और पास की रेजोल्यूशन, ये सारे मिले लाहौर में 1940 को, 23 मार्च 1940 को, और मुतालबा किया अलग मुसलमान। दिस रेजोल्यूशन, यानी ये जो करारदाद थी, रेजोल्यूशन का मतलब होता है करारदाद, इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। उस वक्त से मुसलमानों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे से आगे चलते गए और स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते गए। वो लोग कामयाब हो गए अपनी इस जद्दोजहद में। 14 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान आ गया दुनिया के नक्शे पर। मगर अल्लामा इकबाल का जो इंतकाल है वो 1948 में ही हो गया था और वो नहीं देख पाए पाकिस्तान का बनना, मगर उन्होंने किरदार अदा किया बुनियादी इसके बनने में। और कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के बारे में कहा उनकी डेथ पर। देखिए अल्लामा इकबाल जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत। फिर आपकी वफ़ात पर कायद-ए-आज़म ने कुछ पैगामात कहे और वो हमारे पास नीचे मौजूद हैं, तो चलें उन्हें पढ़ते हैं। To me, he was a friend, guide and philosopher, and during the dark moment through which the Muslim League had gone to, he stuck like a rock. मेरे लिए वो एक दोस्त है, रहनुमा है और फ़लसफ़ी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला पैसेज है वो ये है कि ही बिलीव डैट फेथ इन इस्लाम मेड द इंडियन मुस्लिम वन नेशन सेपरेट एंड अपार्ट फ्राम द हिंदू। ही स्ट्रांगली बिलीव डैट इन अ यूनाइटेड इंडिया वेयर द हिंदू मेजॉरिटी वुड रूल द कंट्री द मुस्लिम could not develop freely. He had a great love for Islam and was completely devoted to it. Both his prose and poetry reflect his devotion. He always advised Muslims to remain true to their faith. In his Allahabad address, he said, देखें इस पैसेज में जो हमारे पास कहा जा रहा है ना कि वो भरोसा रखते थे इस्लाम में, और चाहते थे कि मुसलमान एक कौम बने, यानी एक नेशन बने। क्योंकि उस वक़्त भी मुसलमान तकसीम हुए थे, तो उस वक़्त भी वो चाहते थे कि वो एक नेशन बने और एक कौम के लिए और एक मुल्क के लिए अपनी खिदमात को सरअंजाम दें। तो मुसलमानों ने ऐसा ही किया, वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया और पाकिस्तान हासिल किया। देखिए हिंदुस्तान में जो है वो हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो है हमारे पास मेजॉरिटी थी, यानी हिंदुस्तान में हिंदू बहुत ज़्यादा मौजूद थे, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। और मुत्तहिद इंडिया में, यानी जहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ होंगे, वहाँ पर कभी भी मुसलमानों को इक्वल राइट नहीं दिए जाएंगे और उनको हमेशा बुरा भला ही कहा जाएगा और उन्हें दबाया जाएगा। उन्हें प्यार था इस्लाम से, इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें प्यार था इस्लाम से और उन्होंने अपने आप को पूरा इस्लाम के लिए सर्व किया और इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी पोइट्री में भी और उनकी नज़मों में भी हमें इसकी झलक नज़र आती है, उनके इस मोहब्बत की नज़र आती है, यानी उनका ये जो मोहब्बत थी इस्लाम से, वही उनकी पोइट्री और शायरी में नज़र आती है। वो हमेशा मुसलमानों को बताया करते थे कि भाई पक्के और सच्चे ईमान पर रहो, मतलब अपने ईमान से काम लो। और उन्होंने अपने इलाहाबाद के खुतबा इलाहाबाद में क्या कहा वो भी हम आगे नीचे पढ़ते हैं। चले,
I have learned one lesson from the history of Muslim at difficult moment in their history. It is Islam that has saved Muslim and not Muslim that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. देखें, इस पैराग्राफ में जो कहा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा जा रही है और इस्लाम की ताकत को बताया जा रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूँ एक लेसन, यानी मैं पढ़ चुका हूँ एक लेसन हिस्ट्री से कि इस मुश्किल वक्तों में इस्लाम जो है वो बचाता है मुसलमान को। देखें, लिखा हुआ है ना, इट इज़ इस्लाम डैट हैज़ सेफ मुस्लिम। इस्लाम बचाता है मुसलमान को, ना कि मुसलमान बचाता है इस्लाम को। देखें, इस्लाम को मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को इस्लाम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने इस्लाम की ताकत से ही हिंदुओं को पीछे की तरफ धकेला और पाकिस्तान जैसा एक अजीम वतन हासिल किया। इफ़ टुडे यू पुट योर फेथ, अगर तुम आज अपना रखते हो ईमान इस्लाम में तो तुम कामयाब हो जाओगे और मुत्तहिद हो जाओगे और बचा लोगे अपने आप को तबाही से। यानी उस वक़्त हम पूरी तरह तबाही पे जा रहे थे, ना हमारे पास कोई अपना मुल्क था, ना कोई अपनी एक पहचान थी। बस हमारे पास जो पहचान थी वो क्या थी, हम मुसलमान हैं। तो इसी पहचान को हम आगे लेके चले और पूरे पाकिस्तान की जद्दोजहद करी और पाकिस्तान हासिल किया। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे के चैप्टर समझाया है। अगर फिर भी कोई क्यूरीज़, डिफ़िकल्टीज़ या कोई क्वेश्चन रेज़ होता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जिन बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनका भी रिप्लाई करता हूँ और आपके जो कमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग होते हैं, तो कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।